पशुपालन वो उनका सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो उनका जिंदगी है। आजादी के 75 साल के बाद इस देश में फिशरीज डिपार्टमेंट का जन्म होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमारे देश के समग्र पशुओं को वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया। मैं आपको नंबर बोलता हूँ, 1962 1962 डायल करने से वो एम्बुलेंस आएगी आपके घर। अब नए युवा लोग इसमें एंटरप्रेन्योर के तौर पे अंदर आ रहे हैं। डोंकी मिल्क प्राइस 1300 रुपया पर लीटर, हाईएस्ट कॉस्ट इनकी है आज। कि नेचुरल कॉस्मेटिक बनाने का इतना अच्छा रॉ मटेरियल दुनिया में और कोई है ही नहीं। अभी हमने वैल्यू एडिशन स्पेशली काउडंग यूरिन ये सारा तरह से शुरू किया था, उसके क्या सिचुएशन है अभी? ये भी एक नया एवेन्यू अभी खुल रहा है और आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी ने तो इसको गोवर्धन करके नया नाम भी दे दिया है। और अब तो मैं देख रहा हूं भाई साहब कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती का ऐलान किया है और धरती माता को पॉइजन से बचाने का जो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम आने की संभावना है। और जब भी प्राकृतिक खेती की बात होगी तो वो बिना गाय के हो ही नहीं सकती, तो पुनश्च गाय ही उसके केंद्र में आएगी। और गाय के ही गोबर और गोमूत्र से अब कई प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है और एक नया सब्जेक्ट अब दुनिया के सामने उछल कर आ गया है कि भैया मूत्र और मल, ये तो एक प्रकार से इस शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये गंदगी का नाम है, अशुभ का नाम है, अमंगल का नाम है। मल और मूत्र मतलब ये त्याज्य है। सृष्टि में, पूरी सृष्टि में अकेली हमारी गौ माता है जिसका मल और मूत्र पवित्र है। ये दोनों शब्दों का वहाँ कोई उपयोग नहीं है। और हमारे देश में तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये पहले से जान लिया होगा कि आज भी कोई पवित्र काम करना है, कोई मंगल कार्य करना है तो गाय के गोबर का ही चौका लगता था। तो उन लोगों को तो ये पहले से ही पता था कि इसमें कोई अजीब गुण है। अब दुनिया को पता लगा है, तो अब इसके सारे गोमूत्र और गोबर का भी उपयोग करके उनमें से भी आय जोड़ी जाएगी। मैं बनास डेयरी का उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने तो वहाँ 2 रुपये किलो खरीदना शुरू कर दिया है। ओके। दूध के, जिनके दूध खरीदते हैं उनसे गोबर भी खरीद लेते हैं, तो दूध का भी अकाउंट चल रहा है, जैसे गोबर का भी अकाउंट खुलेगा। वो बता रहे थे कि अगले जीएम में, अगली जब इनकी जनरल मीटिंग इस साल की होगी तो उसमें बाकायदा दूध का बैलेंस शीट आएगा, ऐसा गोबर का भी बैलेंस शीट आएगा। और इसी के चलते अब, और फिर तो इसमें कैसे कैसे नए आयाम खुल जाते हैं, लोगों को भी पता नहीं होता। गाय दूध तो 8 महीना देती है 12 महीने के साल में से, ये गोबर तो 12 महीने देती है। गाय गोबर दूध तो 10 साल 12 साल अच्छी गाय है तो, वरना तो 5-7 साल ही बहुत ज़्यादा माना जाता है, बाद में एवरेज हो जाता है। मगर गोबर और गोमूत्र तो पूरी जिंदगी पूरी लाइफ, बचपन से ही शुरू हो जाता है। वो तो 3 साल पहले के से भी वो तो गोमूत्र और गोबर तो देती ही है और जब से वो दूध देना बंद करती है उसकी पिछली लाइफ तक भी वो तो देती ही है। तो यदि कुल मिला के देखा जाएगा तो पूरी लाइफ का गोबर और गोमूत्र उनके दूध से ज़्यादा कॉस्ट देगा। यदि इसको स्ट्रक्चर वे में खरीदना, देना, लेना ये सब शुरू हो जाएगा तो ये एक बहुत नया विषय इस क्षेत्र के साथ जुड़ रहा है। और अभी ये संस्थाएं इसमें और भी काम कर रही है और अभी तो ऐसे प्रयोग होने को जा रहे हैं कि इसमें से गैस, और गैस से फिर आगे की कार्यवाही। यहाँ वाराणसी में एनडीडीबी ने एक डेयरी लगाई है, अभी वो तैयार हो गया है। मेरे को मैसेज आया है कि आप डेट दो तो हम इसका लोकार्पण करना चाहते हैं। वो पूरा डेयरी का कामकाज
ये गोबर गैस से कर रहे हैं, उसमें बिजली का कोई उपयोग ही नहीं है, 100% बाय गोबर गैस। तो वो वहाँ डेयरी भी चलाएंगे, दूध भी लेंगे, गोबर भी लेंगे, तभी जाके वो कामकाज होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी नई दिशा। सो आई थिंक ये ऐसे कोऑपरेटिव्स अभी दूध ले रहे, हाँ, सेम वे गोबर भी खरीदेंगे। हाँ, ये अभी बहुत जल्द ये सारा ये स्ट्रक्चर वे में कारोबार शुरू होने वाला है। सो इट विल बी ए बिग, ये चांस होगे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक बन जाने हाँ, में, वही प्राकृतिक खेती का रास्ता भी बनाएगा, बन जाएगी, उसी से ही बनेगा रास्ता। तो ये बहुत बड़ा पशुपालन क्षेत्र में, और कई विविधताएं भी अभी नए नए सिरे से, पहले समझो कि आज से 10-15 साल पहले का आप चित्र देखेंगे तो घोड़ों के बारे में नगण्य चर्चा हो गई थी, कभी देखने को नहीं मिलता था, और कुछ शौकीन लोग जो थे वो अपने हिसाब से वो रखते थे। आज उनका मार्केट हो गया है, और आज नई पीढ़ी उसको बड़े गौरव से वो कर रहे हैं। कल ही मैं गया था यहाँ मुजफ्फरपुर, हमारे बालियान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको नज़ारा देखने को मिला, वहाँ वो लगा था मंच, और वहाँ परेड जैसे होती है ना, ऐसे परेड होती थे अच्छे अच्छे नस्ल के पशुओं की। तो वो अपना बैल, अपनी गाय, अपनी भैंस लेके मंच के सामने से गुजरता था, वहाँ पंच बैठे थे, वो इनको फिर इनाम देने वाले थे। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता चल रही थी। इतना विशाल कृषि में पशु पर मेला लगा था, चलने की जगह नहीं थी। और उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को टारगेट करके बनाया था, मगर पूरे उत्तर भारत के पशुपालक वहाँ मौजूद थे। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के लोग वहाँ आए थे। और का बहुत ही बड़ा अच्छा वहाँ टेक्नोलॉजी का, ब्रीड का और अच्छे पशुओं का प्रदर्शन हो रहा था। तो ये सब अब नए देश को, भारत के अर्थतंत्र को, और ख़ास करके ग्रामीण अर्थतंत्र को मोदी जी ने जो दिशा दिया है, उसमें बहुत अहम रोल एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से होगा। मुझे लग रहा है फिशरीज में भी बहुत जोर दे रहे सर अब। फिशरीज में जब उनको भी स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद और फोकस करने के बाद, एक जानकारी सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। आज़ादी से लेकर 2014 तक, 47 से 2014 तक भारत सरकार की ओर से फिशरीज सेक्टर में 3,680 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इतनी पूरा सालों में 47 टू 2014, और बाय रिकॉर्ड, ये कोई एलिगेशन नहीं है और एक किसी के सामने नहीं है, ये फिगर है, ये फैक्ट है। 3,680 करोड़ रुपए। मंत्रालय बनाने के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा करके एक योजना बना के 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना लगाई 2014 में। और आप सोचिए, आपको जान के हैरानगी हुई मेरे को तो, क्योंकि मैं फिशरीज सेक्टर के साथ मेरा वैसे कोई पुराना ताल्लुकात नहीं था। मैं कृषि का आदमी था, पशुपालन में मेरी रुचि थी, वाटर रिसोर्सेज में मेरा अनुभव था, मगर ये फिशरीज में मेरा अनुभव नहीं था। जब मैं इस डिपार्टमेंट मेरे जिम्मे आया और जानकारी डिपार्टमेंट से लेना शुरू किया, तो पहली बार मेरे ध्यान में आया, मेरे दिमाग में ये था कि हमारा तो मरीन कोस्टल लाइन 8,000 किलोमीटर की है, और किनारे से 12 नॉटिकल माइल राज्य की हुकूमत में आती है, और 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक वो भारत सरकार की हुकूमत लगती है। उसको EEZ बोलते हैं। वो जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है भारत का समुद्री, वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। इतनी समुद्री हमारे संसाधन की एरिया क्षमता है। तो मैं मानता था कि इसी से ही ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट हमारा होता होगा, फिशरीज का ज़्यादा इससे होगा। फिर हमारे नदी, तालाब और जो इनलैंड फिशरीज होता है
उसको मरीन फिशरीज बोलते हैं, ये नदी तालाब वाले को इनलैंड फिशरीज बोलते हैं। ठीक है। तो ये इनसे कम होगा, ये ज़्यादा होगा। अब फैक्ट फिगर ये है कि इनलैंड ज़्यादा है और मरीन कम है। और कम और ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि 49-51, ये 2 गुना है इनलैंड फिशरीज, और मरीन से 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें से आ रहा है। और एक्सपोर्ट में तो उनका 70% का हिस्सा है, और अकेले श्रिम्प का इतना इसमें उनको भी बूस्ट मिला है कि 14 तक 2014 तक 13-14 में हमारा कारोबार 30,000 करोड़ का था। ये 21-22 में 57,000 करोड़ पर पहुंचा। इतना बड़ा जंप इस एरिया ने लिया है। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू करने से फिशरमैनों को टेक्नोलॉजी का, नए बोटों बनाने का, डीप सी फिशिंग करने के लिए जाने का, इन सारी चीज़ों में उनको मदद देने का जो मोदी जी ने किया है। और ये श्रिम्प वगैरह को जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें जिस प्रकार का हमने स्टेप लिए हैं, इनसे आज हम दुनिया में लार्जर एक्सपोर्टरों में हम आ गए हैं। और अभी मार्केटिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। अभी भी फिश सेक्टर में मार्केटिंग के गैप्स हैं। अभी भी आपको फ्रेश फिश चाहिए तो वो लाने जाने में बहुत टाइम भी जाता है और उसमें वेस्ट भी होता है, क्योंकि ये तो लाइव है, फिर बिगड़ जाता है। तो ये जो कुछ इश्यूज हैं, इसको एड्रेस करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इंटरवेंशन हो सकता है, इसके बारे में भारत सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ कि फिशरीज सेक्टर ये शायद देश का सबसे ज़्यादा ऊंडियामन लाने वाला सेक्टर बन के रहेगा। हमें अच्छा लग रहा है आज सर के साथ बात करने में। हमें मालूम पड़ा क्यों डबल डिजिट ग्रोथ हो रहे। अब देख लो, हम आदमी का हेल्थ का बारे में सोचता हूँ, करता हूँ, लेकिन आज नरेंद्र मोदी साहब का साथ और रूपाला जी के नेतृत्व में हमने देखा है क्या हो रहे विलेज में। देख लो, एम्बुलेंस अब आपको चाहिए तो सिर्फ एक नंबर फ़ोन करना, डायल करना 1962, एम्बुलेंस पहुंच जाता है। आज आदमी लोगों को पास कैसे एम्बुलेंस पहुंच रहे, ये वहाँ पहुंच के उनको सारा कितनी भी प्रॉब्लम है, इवन छोटा सा सर्जरी भी करके डॉक्टर जाता है, इतनी सपोर्ट दिया है। इसलिए हमें मालूम है ये 2 गुना ग्रोथ क्यों इस मिनिस्ट्री में हो रहे। सो हम बहुत खुशी हुई सुन के। हमें मालूम है आपका नेतृत्व में और बेटर चलते रहेगी। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात राम राम।